हेलो गाइस। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ओके, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पार्ट 4 और इसमें हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बेसिक्स करेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में बेसिक क्या क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे सीक्वेंस वाइज कि सबसे पहले प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करते हैं वाटर को। अब एब्जॉर्ब कर लिया उन्होंने, कहाँ पे भेज दिया उसको, जाइलम के पास भेज दिया। जाइलम के पास भेजने के बाद उसका मूवमेंट कैसे होता है, यानी कि ऊपर की साइड रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर्स के पास या लीव्स के पास फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो कैसे पहुंचता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ेंगे हम, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में। फिर फाइनली हम देखेंगे कि जो ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, ये कैसे हेल्प करता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में। फिर यहाँ पे हम स्टडी करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में जिसका नाम क्या है, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल, ठीक है, या पुल थ्योरी। तो आते हैं हम वापस अपने टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक नॉलेज लेते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो अपना ये जो ऊपर ये पैराग्राफ दे रखा है ये कुछ यूज़फुल नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आगे से। यहाँ पे कह रहा है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का, वो डिफ्यूजन से नहीं हो सकता। क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी, जब हमने डिफ्यूजन स्टडी करा था तो हमने बोला कि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो उसके लिए वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही काफ़ी अच्छा है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा नहीं है। और डिफ्यूजन सिर्फ एक लौता मेथड है जिसके थ्रू प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है। ये भी हमने पढ़ा था, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि मूवमेंट जो होता है मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस टिपिकल प्लांट सेल, ठीक है, जो कितना साइज होता है उसका 50 माइक्रोमीटर। ये कितने सेकंड में होता है, 2.5 सेकंड में। यानी कि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 1 मीटर भी डिस्टेंस कवर करना हो डिफ्यूजन से तो कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए डिफ्यूजन तो हमारे पास चॉइस है ही नहीं। और यहाँ पे तो बस 1 मीटर क्या रखा है। कभी कभी आपने देखा है अपने प्लांट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट के भी होते हैं, ठीक है, जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो उसके अंदर जो अपनी प्रोडक्शन साइट्स होती हैं, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन साइट्स होती हैं और साइट ऑफ स्टोरेज, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होती है। जैसे कि लीव्स और रूट का मान लो, लीव क्या है, प्रोडक्शन साइट है, और रूट स्टोरेज साइट है। तो कोई टॉल ट्री लेंगे आप तो टॉप लीफ और रूट में बहुत ज़्यादा मीटर्स का डिस्टेंस होता है। तो वहाँ पे अपना डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट सफिशेंट नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो सब्सटेंस को लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, वो भी एट मच फास्टर रेट, ठीक है। जैसे कि वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं या फूड होते हैं उनको मूव किया जाता है किससे, बाय बल्क सिस्टम, बल्क फ्लो सिस्टम, ठीक है। बल्क फ्लो में क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मूव करते हैं किसमें, मासेस में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक पर्टिकुलर मूव कर रहा है, पूरा का पूरा कॉलम कह सकते हैं या मास जो होगा वो मूव करेगा। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है एज रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इस बल्क फ्लो सिस्टम का, कि यहाँ पे सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो स्वेप्ट होते हैं एक सेम पेस पे, जस्ट लाइक किसकी तरह, फ्लोइंग रिवर की तरह। जैसे कि एक रिवर फ्लो कर रही है, अब उसमें आप कुछ भी डाल दिए, हल्की या भारी चीज़, सबके सब उसी पेस से फ्लो करेंगे जिस पेस से अपनी रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये होता है अपना बल्क फ्लो सिस्टम का करेक्टरिस्टिक। जबकि डिफ्यूजन में हमें क्या देखने को मिलता था कि सबका रैंडम मूवमेंट होता है, यानी कि सब इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जिसका जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उसमें हमें उतना ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा, सब इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन बल्क फ्लो सिस्टम में क्या होता है कि सब के सब एक साथ एक ही पेस पे मूव करेंगे। अब ये बल्क फ्लो है, या जो बल्क फ्लो सिस्टम है, ये कैसे अचीव किया जाता है, आइदर बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे जनरेट होता है, ठीक है, तो इसको हम रूट प्रेशर भी कहते हैं। और ये रूट प्रेशर किस में हेल्प करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को नीचे से थोड़ा ऊपर पुश करता है, ठीक है, जस्ट लाइक गार्डन होस। और दूसरा क्या यहाँ पे दे रखा है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसकी हेल्प से जनरेट होता है, ट्रांसपिरेशन की हेल्प से, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से क्या होगा कि ऊपर जो वाटर है वो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक कॉलम या कह सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है टॉप लीफ और रूट के बीच में, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वाटर का जो कॉलम होता है वो ऊपर मूव करता है। तो एज अ सक्शन
पंप की तरह कह सकते हैं, जैसे आप एक स्ट्रॉ को लगा के सक करते हैं, उसकी तरह एक नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है। तो आगे जाके हम स्टडी करेंगे रूट प्रेशर के बारे में और ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में भी। ठीक है, ये अपना बेसिक था। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं आता। हो सकता है कि मुश्किल है बहुत ज़्यादा कि पूछ ले कि सब्सटेंसेस जो होते हैं मास फ्लो में उनका मूवमेंट कैसे होता है, तो बल्क में होता है और वी कैन से इन मासेस। ठीक है, और सब्सटेंसेस की स्पीड जो होती है सेम होती है, डिफरेंट होती है। तो हमने बताया कि सब के सब स्वैप्ट करे जाते फ्रॉम सेम पेस। ओके, तो अब ये जो बल्क मूवमेंट होता है किसका, सब्सटेंसेस का, किसके थ्रू होता है, कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से अपने, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या ट्रांसलोकेट करता है, वाटर, और फ्लोएम करता है फूड। ठीक है, तो यहाँ पे आगे पैराग्राफ में यही बता रखा है कि वैस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से हैं हाई प्लांट्स के अंदर, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड हार्मोन्स। कहाँ से, फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स। और फ्लोएम जो होता है अपना, ये ट्रांसलोकेट करता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, मेनली कहाँ से, फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तो वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन, हार्मोन्स हो गया, और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी। हमेशा हमें क्या लगता है कि फ्लोएम ही ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू भी होता है। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे देखो फ्लोएम के केस में हमेशा क्या लगता है हमें कि जो फ्लोएम है अपना ये ट्रांसलोकेट करता है क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, लेकिन यहाँ पे क्या इन्होंने मेंशन कर रखा है, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स भी। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे अपना फ्लोएम इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स ट्रांसफर कर रहा है, कौन कौन से कर रहा है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट। अब स्टेप वन क्या होगा अपना, कि प्लांट जो है वाटर एब्जॉर्ब कर कैसे रहे, एब्जॉर्ब करके उसको कहाँ पे भेजेगा, जाइलम के अंदर भेजेगा, तभी ट्रांसलोकेशन होगा। सिंपल सी बात है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन हो कैसे रहा है। अब देखो हमें पता है कि प्लांट के पास प्रेजेंट होती हैं क्या, रूट्स। तो वो रूट्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर। ठीक है, और स्पेसिफिकली हम कहें तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, वाटर को एब्जॉर्ब करने की और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो किसके ऊपर होती है, रूट हेयर्स पे होती है। ओके, जैसे कि मान लो यहाँ पे अपना है कि रूट हो गया, तो जोन ऑफ मैचुरेशन से बहुत सारे डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज करते हैं, जो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और यही पार्टिसिपेट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स। तो आगे इन्होंने यही बोल रखा है कि रूट हेयर्स क्या है, अपने थिन वॉल्ड सिलेंडर एक्सटेंशन है ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स की। तो एपिडर्मल सेल्स का एक्सटेंशन है, कौन से रीजन में होता है, फिर से आपको याद रखना है, जोन ऑफ मैच्योरेशन। ओके, अब ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और वाटर जो होता है इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग मिनरल सॉल्यूट्स बाय रूट हेयर प्योरली बाय डिफ्यूजन। अब देखो वाटर का एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, लेकिन हम आगे जाके स्टडी करेंगे अपटेक ऑफ मिनरल वाले टॉपिक में कि जो मिनरल्स होते हैं वो मोस्टली, ठीक है, कह सकते हैं कि 90% ऑफ मिनरल्स जो होते हैं इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है रूट के अंदर। अब होगा क्या, एक बार इसको यहाँ पे हम ड्रॉ करके समझते हैं। जैसे मान लो ये अपना रूट का पोर्शन है, ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर दिया प्रोटीन्स ने मिनरल्स का, कहाँ पे, रूट के अंदर। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने से यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया। ठीक है, अब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल जो है अपना ड्यू टू सॉल्यूट रूट हेयर्स के अंदर वाले पोर्शन में वो डिक्रीज कर जाएगा। बाहर जो है वाटर बहुत ज़्यादा है, यानी कि बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब डिफ्यूजन के थ्रू अपना वाटर जो होता है बाहर से इन रूट हेयर्स के अंदर मूव कर जाता है। पहले क्या करते हैं कि मिनरल आयंस को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से अंदर का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, और हमें पता है हमेशा वाटर डिफ्यूज करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो ऐसे वाटर का डिफ्यूजन होता है। अब क्या हुआ, रूट के अंदर वाटर अपना एंटर कर चुका है, अब उसका ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम तक दो मेथड से, एक होता है अपना एपोप्लास्ट, दूसरा होता है सिम्प्लास्ट। तो एपोप्लास्ट के केस में क्या होता है, यहाँ पे अपना वाटर
मूव करता है किसके थ्रू, इंटरसेल्युलर स्पेसिस के थ्रू और सेल वॉल्स के थ्रू। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एरोज बने हुए हैं, इसको हम ब्लैक से लेबल करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये इसके थ्रू हो रहा है, वॉल्स के थ्रू मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट। लेकिन अब एपोप्लास्ट में प्रॉब्लम क्या है कि इसके थ्रू मूवमेंट अपना एंडोडर्मिस तक ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिर एंडोडर्मिस की जो सेल वॉल होती है वहाँ पे आ जाती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं ये बनी होती है किसकी, सुब्रिन की। और सुब्रिन अपना वाटर को अपने थ्रू पास नहीं होने देता। डेट मीन्स कह सकते हैं ये कैसा होता है, इम्परमेबल होता है। तो अब फिर वाटर क्या करे, तो वो अपना रूट चेंज कर लेता है। अब सेल वॉल की जगह वो एंटर करता है किसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, किसको पेनिट्रेट करते हुए या किसको पास करते हुए, सेल मेम्ब्रेन को पास करते हुए। और जब सेल मेम्ब्रेन को पास करते हुए फ्रॉम सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट कहते हैं। डेट मीन्स अब एपोप्लास्ट से क्या चेंज हो गया, सिम्प्लास्ट हो गया। और फिर यहाँ से ट्रैवल करते हुए थ्रू पेरिसाइकिल अपना एंटर कर जाता है जाइलम के अंदर। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि अपना वाटर स्टार्टिंग से ही कैसे आए, सिम्प्लास्ट आए। तो उसको हम स्टडी करते हैं। पहले एपोप्लास्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या रखा है कि एपोप्लास्ट के केस में इसको कोई भी मेम्ब्रेन क्रॉस वगैरह नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे भी मूवमेंट जो होता है किस पे डिपेंड करता है, ग्रेडियंट पे, यानी कि प्रेशर डिफरेंस पे। अब ये ग्रेडियंट किसके थ्रू क्रिएट होता है, तो आप ये समझ लीजिए इसके लिए भी ट्रांसपिरेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये पॉजिटिव रूट प्रेशर। कभी कभी क्या होता है, अपने जो मिनरल्स और आयंस होते हैं उनको एक्टिवली डायरेक्टली जाइलम में ही ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और फिर सेम रीज़न जो हमने अभी एक्सप्लेन करा था कि रूट के अंदर वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, तो ऐसे ही जाइलम के अंदर वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है और वाटर डायरेक्टली अपना हाई वाटर पोटेंशियल से, यानी कि बाहर से सीधा जाइलम के अंदर चले जाता है। अब देखो आगे क्या रखा है कि एपोप्लास्ट जो होता है ये कोई बैरियर प्रोवाइड नहीं करता टू वाटर मूवमेंट। ठीक है, और वाटर मूवमेंट किसके थ्रू होता है, मासेस फ्लो के थ्रू। बैरियर का मतलब कि यहाँ पे हमें सेल मेम्ब्रेन वगैरह देखने को नहीं मिलती। हमने देखा था कि वाटर का ट्रांसपोर्ट सेल वॉल के थ्रू हो रहा था। ठीक है, अब इन तीनों लाइनों में इन्होंने हमें बताया है कि ये जो ग्रेडियंट है ये कैसे डेवलप करता है। तो जो इंटरसेल्युलर स्पेसिस होते हैं वहाँ से वाटर इवेपोरेट कर जाता है। इंटरसेल्युलर स्पेसिस किसके, स्टोमेटा के, और उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब वाटर जो होता है वो बेसिकली कंटिन्यूस स्ट्रीम में होता है, जिस वजह से जैसे ही वहाँ से वाटर इवेपोरेट करता है तो उसके पीछे वाला या कह सकते हैं जस्ट नीचे वाला वाटर या साइड वाला वाटर उसकी जगह लेता है। तो एंटायर कॉलम जो होता है वाटर का वो शिफ्ट कर जाता है ऊपर की साइड। ठीक है, अब ये कॉलम ब्रेक क्यों नहीं करता और पूरा का पूरा एक साथ शिफ्ट क्यों करता है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। अभी आपको बस इतना समझना है कि एंटायर कॉलम जो होता है वो पूरा मूव कर जाता है कहाँ पे, ऊपर की साइड। ठीक है, और फिर नीचे वाले जाइलम के एरिया में अपना वाटर का कह सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम हो जाता है और फिर वाटर वहाँ पे डिफ्यूज़ कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स दे रखें, एडेसिव और कोहेसिव। तो एडेसिव बेसिकली वो फोर्स होती है जो प्रेजेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स और सेल वॉल के बीच में। ठीक है, कोहेसिव जो होती है ये फोर्स एग्जिस्ट करती है, या कह सकते हैं मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इन दोनों फोर्स के हेल्प से ही अपना जो वाटर का कॉलम होता है ये कभी ब्रेक नहीं करता और हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। आते हैं हम सिम्प्लास्टिक मूवमेंट पे। तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के केस में अपना जो वाटर होता है ये ट्रैवल करता है किसके थ्रू, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट के थ्रू। ठीक है, और वो प्रोटोप्लास्ट कैसे कनेक्टेड होते हैं, थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेट। अब यहाँ पे सिम्प्लास्टिक के केस में वाटर जो है अपना वो मूव करता है किसके थ्रू, सेल्स के थ्रू, उनके साइटोप्लाज्म और वी कैन से इंटरसेल्युलर कंटेंट के थ्रू। तो यहाँ पे मूवमेंट जो होता है रिलेटिवली कैसा होता है, स्लोअर होता है। ओके, लेकिन मूवमेंट यहाँ पे भी डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है और वी कैन से फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होता है। ठीक है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो है उसकी स्पीड इंक्रीज करी जा सकती है कैसे, बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बेसिकली क्या है, आप देखेंगे कि कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन साइड ऑफ सेल टू अदर साइड। ठीक है, और ये किस में ऑब्जर्व किया है, हाइड्रीला की लीफ में ऑब्जर्व किया है, जहाँ पे अपने क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो मूव करते हैं ड्यूरिंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब एक बार हम फिर से डायग्राम के पास आते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि सिम्प्लास्टिक मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो एरोज हैं अपने, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, और ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए
डायरेक्टली जा रहे हैं सेल टू सेल और जाइलम के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इनको नहीं मिल रही तो कोई बैरियर वगैरह इनको फेस करना पड़ नहीं रहा है, तो इनका मूवमेंट सिम्प्लास्टिक रहता है थ्रू आउट। लेकिन जब एपोप्लास्ट के थ्रू मूवमेंट होता है तो इनिशियली तो वो एपोप्लास्ट रहता है, फिर उसके बाद सिम्प्लास्टिक हो जाता है, लेकिन जैसे फिर वो जाइलम में एंटर करता है तो अपना फिर से मूवमेंट कैसा हो जाता है एपोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि जाइलम के अंदर एंटर करने के बाद उसको फिर से कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देखने को नहीं मिलती है, उसको फेस करने को नहीं पड़ता। ओके, तो देखो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें यही समझा रखा है कि वाटर जो फ्लो करता है रूट्स के अंदर वो किसके थ्रू होता है? एपोप्लास्ट के थ्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉर्टिकल सेल्स जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं, और हमने देखा था कि एपोप्लास्ट में मूवमेंट जो हो रहा है वो सेल वॉल के थ्रू हो रहा है और इंटर सेल्यूलर स्पेसिस के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे मूवमेंट फास्ट होता है। ठीक है, आगे यही लिखा है हैंस नो ऑफर रेजिस्टेंस टू वाटर। लेकिन अब इन्होंने वही चीज़ डिस्कस कर दी जो हमने एंडोडर्मिस के बारे में बताया था कि एंडोडर्मिस जो होते हैं वो इम्परमियस होते हैं वाटर से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक सुबराइज्ड स्ट्रिप प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसको पेनिट्रेट कर नहीं पाते, अल्टीमेटली उनको भेज दिया जाता है किसके अंदर? सेल के अंदर। किसके थ्रू? मेम्ब्रेन्स के थ्रू। फिर वाटर जो होते हैं अपने मूव करते हैं सिंपलेस्ट मेथड के, और फिर वो जाइलम में एंटर कर जाते हैं। अब अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं जो मूवमेंट हुआ वो कैसा हुआ? सिम्प्लास्टिक हुआ, क्योंकि फाइनली जो अपना जाइलम था उसके अंदर वाटर कैसे एंटर हुए? सिम्प्लास्टिक मेथड से हुए, एपोप्लास्टिक मेथड से नहीं हुए। और सिम्प्लास्टिक अपना ओनली वे है जिसके थ्रू वाटर और सॉल्यूट्स जो हैं वैस्कुलर सिलेंडर में और वी कैन से जाइलम के अंदर एंटर कर सकते हैं कॉज ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप इन एंडोडर्मिस। अब एक बारी एंटर करने के बाद हमने बोला था अपने जो वाटर है वो जाइलम सेल्स के अंदर फिर से किसके थ्रू मूव करेगा? एपोप्लास्ट के थ्रू। ठीक है, अभी आप इस फिगर में देख भी सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। पहले एपोप्लास्ट से देखते हैं। एपोप्लास्ट में मूवमेंट जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? इंटरसेल्युलर स्पेसिस के थ्रू और सेल वॉल के थ्रू। अब ये पहुँच गया एंडोडर्मिस तक। एंडोडर्मिस पे उसको ये जो अब रेड कलर की स्ट्रिप दिख रही है पूरी, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है। अब उस वजह से उसको अपना रूट चेंज करना पड़ा और वो किसके अंदर एंटर करा? सेल के अंदर एंटर करा, और यहाँ से मूवमेंट कैसा हो गया? सिम्प्लास्टिक हो गया। ठीक है, फिर जाइलम के अंदर एंटर करने के बाद मूवमेंट कैसा हो जाएगा? उसका फ्री हो जाएगा और वो फिर से एपोप्लास्टिक वे में फ्लो कर सकता है। सिम्प्लास्टिक केस में देखो यहाँ पे वाटर जो है अपना किसके थ्रू मूव कर रहा है? सेल्स के सेंटर या कह सकते हैं सेल के बीच में से इंटरसेल्युलर फ्लो कर रहा है थ्रू साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे तो उसको कोई बैरियर देखने को मिलता ही नहीं है और ये डायरेक्टली एंटर कर जाता है जाइलम के अंदर। अब होता क्या है कि अपने कुछ कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके पास प्रेजेंट होते हैं एडिशनल स्ट्रक्चर्स जो उनको हेल्प करते हैं किसके अंदर? वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है माइकोराइजा। माइकोराइजा जो होता है अपना ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके बीच में? फंगाई के बीच में एंड रूट सिस्टम ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, फंगाई जो होता है यहाँ पे अपना वो क्या बनाता है? फिलामेंट्स का नेटवर्क बनाता है किसके अराउंड? यंग रूट्स के अराउंड। अब ये जो नेटवर्क होते हैं किसका बना होता है? हाइफे का। इन फिलामेंट्स को हम क्या कहते हैं? हाइफा कहते हैं। तो ये जो हाइफा है ये एक साइड तो रूट को पेनिट्रेट करता है और दूसरी साइड ये सॉइल के अंदर होता है। तो बेसिकली सॉइल से ये डायरेक्टली वाटर एब्जॉर्ब करके जैसे कि रूट ने करा था, ठीक है, कहाँ तक पहुँचा देते हैं? रूट के अंदर। हमने रूट में एक्सप्लेन करा था कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे हो रहा था? थ्रू डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन किस वजह से हो रहा था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स की वजह से। तो यहाँ पे भी यही होता है। अब फंगाई इसको हेल्प करता है किसके लिए? वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। और जिन प्लांट के अंदर ये फंगाई प्रेजेंट होती हैं तो जो प्लांट्स होते हैं वो फंगाई को प्रोवाइड करते हैं क्या? शुगर्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपना जो प्लांट है वो फंगाई को प्रोवाइड कर रहा है फूड। इसलिए यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक रिलेशन वो होता है जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म ईच इंडिविजुअल इज बेनिफिटेड। ठीक है, दोनों अपने इंडिविजुअल जो होते हैं उसको क्या होता है? बेनिफिट हो रहा है। और इस केस में कौन कौन है? वो अपने फंगाई और अपना प्लांट। ठीक है, तो इन्होंने इसको हेल्प कर दिया वाटर ऑब्जॉर्ब करने में। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है। पाइनस जो होती हैं उसकी सीड्स में आपको देखने को मिलेगा क्या? माइकोराइजा। वो जब तक जर्मिनेट नहीं करेगी जब तक माइकोराइजा आके उसके अराउंड नेटवर्क नहीं बना लेगा, क्योंकि उसका वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक होता है कंप्लीट।
नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 5 में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, कि अब जाइलम के अंदर तो वाटर एंटर कर चुका है, लेकिन जाइलम के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कौन कौन से हैं, रूट प्रेशर और दूसरा है अपना ट्रांसपिरेशन पुल। फिर ट्रांसपिरेशन पुल के अंदर हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि हमने बताया था, वो है कांस्टेंट टेंशन ट्रांसपिरेशन थ्योरी। ठीक है, और फिर ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है, फाइनली इसको कवर करने के बाद हमारा जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये हो जाएगा फिनिश। ठीक है, फिर अपना बचेगा क्या कि मिनरल्स का अपटेक कैसे होता है, जिसकी अगर हम थोड़ी ब्रीफिंग कर दें तो देखो हमने ऊपर अभी बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली 90% जो होते हैं उसका मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक्टिवली होता है। अब हमेशा याद रखना मिनरल्स का और वाटर का ट्रांसपोर्ट एक तरह से कह सकते हैं अपोजिट होता है। 90% मिनरल्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इस वजह से कह सकते हैं कि 90% अपना वाटर जो है वो मिनरल्स की वजह से वो कैसा होता है, पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और वी कैन से इसका डिफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हमने ऊपर अभी समझाया था रूट का एग्जाम्पल लेके। और बाकी का जो बचता है अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास वो मिनरल्स होते हैं पैसिवली ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिर मिनरल्स के बाद लास्ट हम देखेंगे क्या कि फूड का ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कैसे होता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। थैंक यू सो मच।